अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है छुट्टी का दिन। जैसे कि बच्चों छुट्टी का दिन आता है तो बच्चों के लिए तो बहुत खुशी का मौका होता है। सैटरडे को आप स्कूल में जब छुट्टी होती है तो कितने खुश होते हैं, क्या हाँ कल तो संडे है, छुट्टी है। कितना मज़ा आता है, खूब खेलेंगे, आराम से देर तक सोएंगे, घूमने जाएंगे, है ना। तो इस नज़म का नाम है छुट्टी का दिन। लेकिन इस नज़म को पढ़ने से पहले हम इसके शायर के बारे में हम जो मुख्तसर तौर पे है उसको हम जान लें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद हसन कादरी, ये शायर का नाम है जिन्होंने लिखा है छुट्टी का दिन। हामिद हसन कादरी की पैदाइश हुई 1887 ईस्वी में और उनका इंतकाल हुआ 1964 ईस्वी में। इनकी पैदाइश कब हुई इसे याद रखें और वफात कब हुई इसे याद रखें। 1887 में पैदाइश हुई, 1964 ईस्वी में वफात हुई। अब इनके बारे में हम यहाँ पर मुख्तसर सा दिया हुआ है तो इसे हम पढ़ें। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बिछराव ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए। हामिद हसन कादरी कहाँ पैदा हुए? मुरादाबाद में एक कस्बा, एक गांव है बिछराव, वहीं एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। बिछराव में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए। जब इब्तदाई तालीम इन्होंने हासिल कर ली तो वहाँ मदरसा आलिया रामपुर में वहीं ये दाखिल हुए, इन्होंने दाखिला लिया। 1909 ईस्वी में 10वीं दर्जा का इम्तहान पास किया। इस सन को याद रखें कि हामिद हसन कादरी ने 10वीं दर्जा का इम्तहान कब पास किया? 1909 ईस्वी में। मुंशी के इम्तहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 ईस्वी में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाब हुए। मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तहानात और 1911 में लाहौर से पास किए। 1909 में 10वीं दर्जा का इम्तहान पास किया, फिर मुंशी का इम्तहान दिया 1910 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, जिसमें अव्वल पोजीशन उन्होंने हासिल किया। और फिर मुंशी फाजिल और उर्दू में भी खसूसी सलाहियत उनके अंदर थी, जिसके लिए उन्होंने इम्तहान दिए 1911 ईस्वी में, जो लाहौर से इन्होंने पास किया। महुछानी के एक पारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत उस्ताद तकर्रुर हुआ। महुछानी के एक पारसी स्कूल में 1912 ईस्वी में बहैसियत उस्ताद ये मुकर्रर हुए। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल अटावा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जब 1912 में बहैसियत उस्ताद ये इनका तकर्रुर हुआ तो उसके अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल अटावा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, वहाँ भी ये उस्ताद की हैसियत से रहे। 1927 ईस्वी से 1913 ईस्वी से 1927 ईस्वी के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। 1913 से 1927 ईस्वी के दौरान ये मुस्लिम हाई स्कूल, हलीम मुस्लिम हाई स्कूल जो कानपुर के हैं, कानपुर में वहाँ हेड मौलवी की हैसियत से इन्होंने काम किया। उसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में है, वहाँ 1927 में लेक्चरर मुकर्रर हुए, वहाँ ये लेक्चरर बने। और 1945 ईस्वी में इसी कॉलेज में सदर शोबा फारसी और उर्दू मुकर्रर हुए। सेंट जॉन्स कॉलेज जो आगरा में है, वहाँ उन्होंने ये 1927 ईस्वी में लेक्चरर बने। 1945 ईस्वी में फिर उसी कॉलेज में सेंट जॉन्स कॉलेज में सदर बने और फारसी डिपार्टमेंट और उर्दू और फारसी डिपार्टमेंट में यानी उस शोबा में वहाँ के सदर बने। 1954 ईस्वी में इसी ओहदे से सुबुकदोश हुए और 1954 ईस्वी तक ये कार खैर अंजाम देते रहे। मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब, नाक़िद, मुबस्सिर, शायर, मुतरज्जिम
मुअर्रिख और तारीख गो थे। इनके अंदर इतनी सलाहियत थी। देखिए, मौसूफ यानी यहाँ पर मौलवी हामिद हसन कादरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये उर्दू ज़बान के अदीब भी थे, नाक़िद भी थे, शायर और ट्रांसलेटर और तारीख गो भी ये थे। उर्दू ज़बान के बारे में बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ़ की। लगभग मौलवी हामिद हसन कादरी ने 60 किताबें लिखी। जिस ज़माने में वो कानपुर में मुकीम थे, उसी अरसा में उन्होंने बच्चों का उर्दू रसाला सईद जारी किया। जिस ज़माने में मौलवी हामिद हसन कादरी कानपुर में थे, तब उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू रसाला, उर्दू मैगज़ीन निकाला था जिसका नाम था सईद, जो कई बरस तक जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमूज़ कहानियाँ तसनीफ़ की। कई अहम फ़ारसी की किताबों के तर्जुमे उर्दू में शाये किए। मौसूफ़ की निहायत अहम तसनीफ़ दास्तान तारीख़ उर्दू। हालांकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनमें भी इन सारी किताबों में एक ख़ास उनकी जो तसनीफ़ थी, जो ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर जाती है, तो उनकी अहम तसनीफ़ है एक दास्तान तारीख़ उर्दू। इसमें उर्दू की पूरी हिस्ट्री उन्होंने बयान की है। पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है कि उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ, उर्दू कैसे बनी, किस किस ज़बान के मेल जोल से बनी, उर्दू कैसे फ़रोग़ पाई, कैसे इसकी तरक्की हुई। तो उर्दू ज़बान के बारे में पूरी दास्तान, पूरी तारीख़ इन्होंने लिखी है, जिसका नाम है दास्तान तारीख़ उर्दू, जिसमें उर्दू नसर की तारीख़ इब्तदाई दौर से लेकर 1960 ईस्वी तक नमूना नसर दस्तावेज़ी हैसियत रखती है। इन्होंने उर्दू नसर की तारीख़, जो दास्तान तारीख़ उर्दू लिखी, उसमें उर्दू नसर की तारीख़ इब्तदाई दौर से, जो शुरू से उर्दू की चली आ रही है, 1960 ईस्वी तक उर्दू में क्या क्या तब्दीलियाँ होती रहीं, किस तरह उर्दू बनी, क्या क्या फ़रोग़ हुए, क्या क्या उसमें नसरी तसानीफ़ लिखी गई, ये सब उन्होंने दास्तान तारीख़ उर्दू में लिखी। ये थे शायर के बारे में। अब यहाँ नज़म है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन, जब छुट्टी का दिन आता है बच्चों, तो बहुत आप लोग खुश होते हैं, है ना। छुट्टी का दिन होता है, उसमें सबको पहले ही से ज़हन बन जाता है कि कल छुट्टी है, अगर आज सैटरडे है तो कल छुट्टी है, कल संडे हो है तो छुट्टी होगी, तो कल क्या करेंगे, हम लोग खूब खेलेंगे, खूब कूदेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, या सुबह देर तक सो के उठे सोएंगे, ये सब बच्चों का ज़हन बन जाता है। तो छुट्टी का दिन खूब मौज मस्ती का दिन होता है। छुट्टी का दिन, प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। यहाँ शायर कह रहे हैं, बच्चों से मुखातिब है कि प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, तो इसलिए खूब खेलो, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। जब हम गाड़ी में के पहिए में तेल डालते हैं तो गाड़ी तेज चलने लगती है, उसी तरह बच्चे खेल से तेज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जब खेल के मैदान में बच्चे होते हैं तो वहाँ सिर्फ वो अपने मन मर्जी की काम करते हैं, जिस तरह उनको चाहे खेलना खेलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो जिस यहाँ पर मिसाल दी है शायर ने कि जिस तरह गाड़ी के पहिए में अगर तेल डालें तो वो तेज हो जाते हैं, उसी तरह बच्चे जो है वो खेल से तेज हो जाते हैं। क्योंकि हर वक्त पढ़ते पढ़ते भी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो जब खेलने लगते हैं तो उनका ज़हन तेज हो जाता है, तेज काम करता है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। जिस तरह पानी हम देते हैं पेड़ बढ़ने के लिए, पेड़ पौधों को पानी पटाते हैं ताकि वो बढ़े, उसी तरह खेल ज़रूरी है पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते जब बच्चे उकता जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तब वो खेल कर अपने माइंड को फ्रेश करते हैं।
علم سے ہو جاتا ہے روشن دماغ، تیل سے جس طرح جلتا ہے چراغ۔ جس طرح تیل سے چراغ جلتا ہے، چراغ جلنے کے لیے تیل ضروری ہے، اسی طرح روشن دماغ کے لیے علم ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہی ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں آتی ہیں۔ کھیل سے بڑھتی ہے صحت اس طرح، بھاپ سے چلتا ہے انجن جس طرح۔ جس طرح انجن بھاپ سے چلتا ہے، اسی طرح کھیل سے صحت ہمارے بچوں کی بڑھتی ہے، ہماری صحت بڑھتی ہے۔ کیونکہ کھیلنے سے کیا ہوتا ہے، باہر بچے کھیلتے ہیں، ان کے جسم میں، ان کے باڈی میں باہر کی آب و ہوا لگتی ہے، جو انسان کے بچوں کے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو کھیل سے صحت اچھی طرح بڑھتی ہے، کس طرح؟ جیسے بھاپ سے انجن چلتا ہے۔ علم سے یوں پختہ ہوتا ہے مزاج، جس طرح سورج کی گرمی سے اناج۔ اناج کو اگانے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح علم سے ہمارا مزاج پختہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پختہ مزاج کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم۔ ہمیں علم ضروری ہے، جیسے سورج کی گرمی چاہیے اناج کے لیے، اسی طرح ہمارے مزاج میں پختگی آنے کے لیے علم ضروری ہے۔ کھیل سے ہوتا ہے خوش دل اس طرح، پھول کھل جائیں ہوا سے جس طرح۔ جب پھول کھلتے ہیں، کیسے؟ ہوا سے پھول کھل جاتے ہیں اور وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ اگر پھول کو دیکھیں، ایک کلی جب کھل جائے تو پھول کتنا پیارا معلوم ہوتا ہے، کتنا دلکش دکھتا ہے۔ تو اسی طرح کھیل سے ہوتا ہے خوش دل اس طرح، کس کا؟ بچوں جب کھیلتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ اپنے ہم عمر یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ جب گھل مل کر کھیلتے ہیں تو وہ کتنے خوش دکھائی دیتے ہیں، وہ بے فکر ہو کر کھیلتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ کھیل سے رہتے ہیں بچے تندرست، ذہن ہوتا ہے تیز اور جسم چست۔ کھیلنے سے جس طرح پڑھنا ضروری ہے بچوں، اسی طرح کھیل بھی ضروری ہے۔ تو کھیل سے بچے تندرست ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے یعنی بچوں کے تندرستی کے لیے، صحت کے لیے کھیل بھی ضروری ہے، وقت پہ کھیلیں۔ ذہن ہو جاتا ہے تیز اور جسم چست۔ تو کھیلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا ذہن تیز ہوتا ہے اور جسم بھی چست یعنی پھرتیلا ہوتا ہے ضروری علم بھی اور کھیل بھی، ہو نہ ان دونوں سے تم غافل کبھی۔ بچوں یہاں پر شاعر نے کہا ہے، بچوں سے مخاطب ہے کہ علم بھی ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے اور کھیل بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے، دونوں کا لیکن وقت ہے، وقت مقرر ہے۔ پڑھنے کے وقت پڑھنا ہے اور کھیلنے کے وقت کھیلنا ہے، دونوں کام اپنے اپنے وقت پہ کریں تبھی اچھا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کھیلنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو دن بھر کھیلیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے وقت پڑھیں، کیونکہ علم بھی ضروری ہے اور کھیل بھی ضروری ہے۔ بنا علم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، علم کے ذریعہ ہی ہمارے اندر پختگی آتی ہے، ہمارا جو روشن دماغ ہوتا ہے۔ تو پڑھنے کے وقت پڑھیں اور کھیلنے کے وقت کھیلیں۔ تو یہاں کہا جائے، شاعر نے کہا ہے کہ ان دونوں سے تم غافل نہ ہو، یعنی علم اور کھیل سے غافل نہ ہو، بلکہ ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، ان دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، علم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور وقت پہ کھیلنا بھی ضروری ہے، جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، جو ہمیں تیز اور چست بناتا ہے۔ وقت جب پڑھنے کا آ جائے پڑھو، خوب کھیلو کھیل کا جب وقت ہو۔ جب پڑھنے کا وقت ہو تو اس وقت صرف پڑھائی پہ دھیان رکھو، خوب دل لگا کر پڑھو۔ ایسا نہیں کہ ہم پڑھنے کے وقت بیٹھے ہیں، بس بک لے کر کے کھول کر کے بیٹھ جاؤں اور ہم ٹائم کو دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت کھیلنے کا وقت ہو تو ہم کھیلنے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب پڑھنے کا وقت ہو تو اس وقت خوب دل لگا کر دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب پڑھنے کا وقت ختم ہو، کھیلنے کا وقت ہو، تو اس وقت خوب دل لگا کر خوب کھیلو۔
दिल लगा कर यानी खूब दिल भर कर अपने दोस्तों के साथ जो खेलना है खेलो, अपना खूब दौड़ धूप करो। तो ये इससे क्या होता है, हमारा जिस्म चुस्त होता है। तो ज़रूरी है कि वक्त पर पढ़ें और वक्त पर खेलें। तो इस नज़म के शायर थे हामिद हसन कादरी। अब इस नज़म के जो मुश्किल अल्फाज हैं उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। इस माने को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। दिमाग रोशन होना, देखिए यहाँ पर दिमाग रोशन होना यहाँ पर मुहावरा है। इसके मानी है अक्ल तेज होना। पुख्ता के मानी पक्का यानी मजबूत। गाफिल माने बेखबर बेपरवाह। तो इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है कि इल्म हासिल करने के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन है, सवाल है, शायर ने छुट्टी के दिन को बच्चों को क्या मशवरा दिया है। शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को मशवरा दिया है कि इस दिन आप खूब फ्री होकर यानी खूब खेलो कूदो दिल भर कर ना। खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, खेल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि खेल हमारे जिस्म को चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है, हमारे जहन को भी तेज करता है। इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इल्म से दिमाग, इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह जलता है चिराग। तो यहाँ बच्चों ये लिखना है कि जिस तरह चिराग के लिए तेल ज़रूरी है, जिस तरह चिराग तेल से जलता है, उसी तरह हमारा दिमाग रोशन होने के लिए इल्म ज़रूरी है। शायर ने किन चीज़ों से गाफिल न रहने को कहा है, देखिए यहाँ शायर ने क्या कहा है कि हो न इन दोनों से तुम गाफिल कभी, यानी दोनों यहाँ पर किस तरफ इशारा है, इल्म और खेल। शायर ने किन दोनों से गाफिल नहीं रहने को कहा कि इल्म और खेल से गाफिल नहीं रहने को कहा है। तो इस नज़म में खेल और इल्म के फ़ायदे बताते हुए शायर ने दोनों के लिए मुख्तलिफ मिसालें पेश की हैं। जैसे खेल से दिल इस तरह खुश होता है जैसे फूल खिल जाए ना। इल्म से दिमाग यूं रोशन होता है जैसे तेल से चिराग। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताने को तशबीह कहते हैं। तशबीह यानी यहाँ मिसाल दिया गया है। जैसे खेल से दिल इस तरह खुश होता है, किस तरह खुश होता है, जैसे फूल खिल जाए। यहाँ इसे फूल खिल जाए से मिसाल दी गई है। इल्म से दिमाग यूं रोशन हो जाता है। अब दिमाग रोशन होना यहाँ पर मिसाल दी गई है, इसे तेल से चिराग। जिस तरह चिराग जलने के लिए तेल ज़रूरी है, उसी तरह दिमाग रोशन होने के लिए इल्म ज़रूरी है। तो ये बच्चों यहाँ पर मिसाल दी गई है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तो इसे को तशबीह कहते हैं। यहाँ पर देखें तशबीह है ना। जैसे एक मीर तक़ी मीर का आप शेर ले लें, उसमें उन्होंने लिखा है गज़ल में कि पंखुड़ी एक नाजुकी उस नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक है। तो यहाँ पर अपने महबूब के होठों की तारीफ की है उन्होंने। नाजुकी उसके लब की क्या कही है, लब यानी यहाँ पे होठ है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की पंखुड़ी गुलाब की पत्तियों से तशबीह दी है उन्होंने, यानी उससे मिसाल दिया है। तो इसको हम तशबीह कहेंगे। अब यहाँ पर है कि खेल और इल्म के बारे में जो बातें इस नज़म में कही गई हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो ऊपर मैंने नज़म समझाया है अच्छी तरह। तो खेल और इल्म के बारे में जो बातें शायर ने कही हैं, जो उसे आप अपने लफ्ज़ों में लिखें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। और बच्चों, जैसा कि मैं आपको बार बार ये ताकीद करती हूँ कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।
چلیے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔